बाजार बोलता है, इसमें एफआईएस के डेटा की बात करेंगे, ग्लोबल इंडिसेस का हाल देखेंगे और बहुत सारे डेटा पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा पर। एफआईएस का फ्लो 12,693 करोड़ रुपए, जबरदस्त बाइंग एफआईएस करके ले गए कल के सत्र में। बहुत ही मजा आ गया इस डेटा को देख के। 421 करोड़ की सेलिंग डीआईएस की तरफ से जरूर देखने के लिए मिली। देखिए, एफआईएस चाहे ब्लॉक डील करे, कुछ भी करे, अगर बाइंग आ रही है, किसी भी तरह से आ रही है, एमएससीआई में चेन से, फुटसी के चेन से, किसी ब्लॉक डील से, कर तो पैसा लगा तो रहे हैं ना, पैसा इंडिया में, वही इंपॉर्टेंट है। लग गया पैसा, 12,693 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल इंडिसेस का हाल देखते हैं एक बार, किस तरह से वहां पर ट्रेड हो रहा है। तो अमेरिकन मार्केट्स में कल एक जबरदस्त मूव देखने के लिए मिला। 404 पॉइंट डाउ जोन्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया। शंघाई सुस्त है, हैंसेंग सुस्त है, निकाई ठीक है 1.5% ऊपर है, कोस्पी सुस्त है। तो जापान और कोरिया यहाँ पर ही थोड़ा मूव है, चाइना तो पूरा सुस्त है। एक बार देख लेते हैं आज चुस्त कौन से शेयर हैं, तो आउट परफॉर्म कौन से शेयर कर रहे हैं। तो देख लेते हैं टॉप गेनर्स। तो टॉप गेनर्स में आरटीएन इंडिया करीब 6% ऊपर, लॉयड्स करीब 6%, एक्सो इंडिया करीब 6%, एटीजीएल आज अदानी स्टॉक्स में अच्छा मूव देखने के लिए मिला, 5.5% एटीजीएल है। रोलेक्स रिंग करीब 4.5% ऊपर। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज केप मार्केट में भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो वो परफॉर्म नहीं करने वाले शेयर जो हैं, होम फर्स्ट 3% नीचे, जेके सीमेंट 3%, एसबीआई कार्ड, मुथूट फाइनेंस, वेल्सपन लिविंग, ये सभी काउंटर हैं जो 2 से 2.5% नीचे हैं। अब क्या कुछ करना है इस मार्केट में, इन सभी पर बात होगी। हमारे साथ प्रशांत सर तो जुड़े हुए हैं, अभी थोड़ी देर में अंशुल भाई भी जुड़ जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। प्रशांत सर, ये बताइए, आज की जो सबसे बड़ी खबर वही है कि एफआईएस की रिकॉर्ड खरीदारी। मैं एक बार उसका डेटा दिखा देता हूँ दर्शकों के साथ, फिर आता हूं मैं आपके पास सर, इसी खबर को लेकर एनालिसिस करते हैं। इसमें एफआईएस की रिकॉर्ड खरीदारी रही कल करीब 12,594 करोड़ रुपए की, और उसमें अगर देखें तो इस साल की सबसे बड़ी खरीदारी थी ये खरीदारी, क्योंकि इससे पहले जो 27 मार्च को खरीदारी की गई थी एफआईएस की तरफ से, देखिए जो आप सेकंड लास्ट डेटा देख रहे हैं, 21 मार्च और 27 मार्च, 27 मार्च को 11,111 करोड़ की बाइंग थी। उसके बीच में अगर आप देखोगे तो एफआईएस की जो बाइंग रही है 24 अप्रैल को और 16 मई को, ये 8800 और 8200 करोड़ रुपए की बाइंग रही ऑलमोस्ट। तो ये एक बड़ी बाइंग हमें एफआईएस की तरफ से देखने के लिए मिली है। एक सेल भी था जिसमें 10,000 करोड़ का सेल कर गए थे, वो 20 मई को, और 22 मई को भी उन्होंने करीब 5,045 करोड़ रुपए का सेल किया था। तो इस साल काफ़ी मोटा काम कर रहे हैं एफआईएस, 10-10, 15-15 हज़ार करोड़ रुपए पे अब आ चुके हैं बाइंग सेलिंग के। प्रशांत सर, 12,000 से ज़्यादा की बाइंग एफआईएस की तरफ से देखने के लिए मिली है। इसको किस तरह से मार्केट को नोट करना चाहिए कि एक ही बार में एफआईएस ने माल झोंक दिया? नहीं, मुझे लगता है कि आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहिए। जिस तरीके से कल ट्रम्प साहब ने जो डायलॉग किया था कि वी आर इन दी प्लेस टू हैव ए बिग डील विथ इंडिया, मुझे लगता है कि एफआईएस इसके पीछे थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के यहाँ पे इमीडिएटली उनको स्लोली 3-4 हज़ार करके लेना नहीं है, तो इमीडिएटली वो मेन तो मैं मुझे लगता है कि लास्ट के अपने ज्यादा पैसा आया हुआ है। कल अब देखो, एचडीएफसी बैंक हो या बजाज फाइनेंस हो, सब चीजें बहुत अग्रेसिवली मूवमेंट किए थे, और मेजर मनी जो गया हुआ है मुझे लगता है कि बैंकिंग, प्राइवेट और एनबीएफसी की तरफ जा चुका है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से अगर ये जो बड़ा हर्डल है जुलाई 9 के अंदर जो भी बड़ा डील इंडिया के साथ होना है यूएस के साथ, तो अगर वो इन प्लेस है तो एफआईएस इसको अज्यूम कर रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग और बहुत कंजर्वेटिव वे में इंडिया को एक बड़ा टैरिफ का जो बेनिफिट मिलने वाला है। तो वो एक रीजन से ही एफआईएस यहाँ पे हुआ है। और जिस तरीके से लास्ट 2 महीने में हमने देखा है एफआईएस का बहुत मिले जुले संकेत थे। आप अप्रैल से अभी तक देखते हो तो भी कोई बड़ा फिगर नहीं है अपने पास कंसोलिडेटेड बेसिस पे। आज की कल के कार्य का नंबर मुझे दिख रहा है कि अगले आने वाले 3 महीने के अंदर मुझे लगता है कि एफआईएस अग्रेसिव मोमेंटम आने वाला है, और शायद ऑन और बिफोर दिवाली में हम नया हाई पे तक जा सकते हैं। ठीक है सर, अगर एफआईएस बुलिश हैं, डीआईज हमेशा से ही बुलिश रहे हैं इंडियन मार्केट पर, वो खरीदते तो हैं ही इंडिया मार्केट में, उनकी मजबूरी भी है क्योंकि इतना बड़ा एसआईपी का फ्लो आ जाता है, फिर बल्क इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं, तो उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है। ऐसे में सर, ब्रोकिंग स्टॉक, एएमसी स्टॉक, इन पर क्या रुझान रहेगा आपका? वेरी पॉजिटिव सर। जिस तरीके से मार्केट वॉलेटाइल भी था, मार्केट पॉजिटिव रिटर्न्स भी दे रहे हैं, और जिस तरीके से आईपीओस भी आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ब्रोकिंग कंपनीज लाइक मोतीलाल ओसवाल, जेएम फाइनेंशियल, आप नुवामा देखो, नुवामा आज की तारीख में ऑल टाइम हाई के आसपास जा चुका है। तो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, ब्रोकिंग कंपनीज विल ऑब्वियसली इज ए प्रॉक्सी प्ले फॉर इंडियन मार्केट्स। मुझे लगता है कि वहां पे अच्छा मोमेंटम,
और Q1 अर्निंग भी मुझे लगता है कि आने वाले जो जुलाई के नो सेकंड हाफ के आसपास आने वाले हैं वो भी बहुत अच्छे रहेंगे। तो आज की तारीख से देखेंगे तो 10 से 12% का मोमेंटम मुझे लगता है कि कैपिटल मार्केट्स के स्टेज में आना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर सर कोई प्रेफर्ड पिक आपकी इस पूरे स्पेस में, लाइक एंजल वन हमने देखा, MOSL देखा, HDFC AMC, UTI AMC, इनमें कोई प्रेफर्ड पिक आपकी? जस्ट मिनट। और एएमसी में मुझे एचडीएफसी एएमसी बहुत प्रिफर्ड बेटर रहेगा। और विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल मार्केट्स में, एक मिनट, कैपिटल मार्केट्स में बेटर पिक मुझे अभी टाइमिंग अभी भी एंजल वन ही लग रहा है, बिकॉज अभी तक ये परफॉर्म किया नहीं है और मुझे लगता है कि फिर से ये 3,200 की तरफ जाने की कोशिश करेगा ऑन और बिफोर द Q1 अर्निंग्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो एंजल वन यहाँ पर सर की प्रेफर्ड पिक, और साथ ही सर ने बताया HDFC AMC जहाँ पर कि आपको देखना चाहिए। सर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि इस समय दुनिया भर के मार्केट की जो आइज़ हैं उनको खींच रही है, उनकी नज़रें जा रही हैं, वो है अमेरिकन मार्केट की ऊंचाई। अमेरिकन मार्केट देखिए, टैरिफ की प्रॉब्लम, जियोपॉलिटिकल रिस्क, सारे चीज़ें झेलता हुआ नेस्डेक भी अपने रिकॉर्ड ऊंचाई के पास पहुंच चुका है। नेस्डेक का जो रिकॉर्ड स्तर है वो 20,204.58 का है, और कल नेस्डेक 20,187 तक पहुंच गया था हाई पर, और जो क्लोज़ हुआ 20,167 पर हुआ। तो ऑलमोस्ट अब अगर क्लोजिंग बेसिस पर देखें तो 40 पॉइंट, और अगर कल के हाई से देखें तो ऑलमोस्ट 18-19 पॉइंट ही दूर रह गया। सर ये नेस्डेक और अमेरिकन मार्केट अगर इसी तेज़ी से चलते रहे तो ग्लोबल मार्केट एक नई तेज़ी के लिए तैयार हो रहे हैं, या ये नए हाइस पर आकर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएगी? ऑब्वियसली यस, मुझे लगता है कि जिस तरीके से यूएस मार्केट में अगर एक ट्रेंड आ रहा है नया हाई की तरफ, मुझे लगता है कि वहां का जो नो इकोनॉमिक सिनेरियो थोड़ा सा बेटर लग रहा है। और जिस तरीके से टग ऑफ वॉर चल रहा था बिटवीन फेड और यूएस में, मुझे लगता है कि ट्रम्प और फेड के बीच में तो इंटरेस्ट रेट कट का जो डिस्कशन चल रहा था, मुझे लगता है कि आने वाले 70 के मीटिंग में मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट कटा सकता है। वो एक अजम्पशन से ऑलरेडी नो यूएस मार्केट इज ट्रेडिंग वेरी हाई, तो ओवरऑल दैट विल ऑब्वियसली पास ऑन द ट्रेंड टू द एशियन मार्केट्स। और इंडियन मार्केट्स एक ऐसा मार्केट है जहां पे थोड़ा भी अगर ग्लोबली पॉजिटिविटी आ जाती है तो इंडियन मार्केट बहुत अग्रेसिवली मोमेंटम हो जाता है। ठीक है, अब हमारे साथ अंशुल भाई भी जुड़ चुके हैं। अंशुल भाई बनारस पहुंच गए? नमस्कार, नमस्कार आपके दर्शकों को। नमस्कार। आपके मित्र भी देख रहे हैं। जरा आप स्क्रीन ही नहीं देखी आपने, पता नहीं कौन सी स्क्रीन देख रहे हो अंशुल भाई। अरे मार्केट 3-4 दिन बाद तो बड़ी स्क्रीन मिली है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी बड़ी बड़ी दिख रही है। लेवल भी बढ़ गए हैं अब तो। हाँ, तो 25,234 के ऊपर क्लोजिंग आ गई है, 25,847 तक जा रहे हैं। अच्छा, चलो बढ़िया है। तो 25,847 निफ्टी जा रहे हैं। अब जब आपने निफ्टी का लेवल बताया अंशुल भाई, तो बैंक निफ्टी का भी बता दीजिए कहाँ जा रहे हैं। बैंक निफ्टी तो 57,049 जो ऑल टाइम हाई था वही टारगेट था। अब वो कल उसके ऊपर क्लोज किए हैं, तो कहीं भी 58,500 के पहले तो कुछ दिख नहीं रहा। 58,500 के पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस है नहीं। अच्छा, चलिए बढ़िया। तो मतलब सब लोग बुलिश ही हैं इस समय, ये अच्छी बात है कि मार्केट में कुछ भी नेगेटिव नहीं है फिलहाल। और चलिए पॉजिटिव बातें हो रही है, काफ़ी दिनों बाद ये पॉजिटिविटी देखने के लिए मिली है। अंशुल भाई, नेस्डेक भी अब ऑल टाइम हाई की तरफ पहुंच रहा है, और हम भी अब ऑल टाइम हाई की तरफ अग्रसर हैं। 26,277 की हमारी ऑल टाइम हाई है, 25,567 पर अब निफ्टी आ चुकी है। तो महज कुछ परसेंटेज पॉइंट और महज कुछ पॉइंट्स अब यहाँ से दूर रह गया। हालांकि अभी है 500-700 पॉइंट की तेज़ी जो निफ्टी को सफ़र तय करना है। देखते हैं, लेकिन ये सफ़र तय करा सकता है शायद ये खबर, भारत अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट पर नज़र, क्योंकि भारत की एक टीम अमेरिका लैंड कर चुकी है और राजेश अग्रवाल उस टीम की अगुवाई कर रहे हैं। दोनों देशों की टीम अब ट्रेड पर बात करेगी। अमेरिका और इंडिया की टीम आपस में पिछले 2 महीने में कई बार आ जा चुकी हैं एक दूसरे के देश, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेड पर बात भी की है। कोशिश यही है दोनों देशों की कि 9 जुलाई को जो रेसिप्रोकल टैरिफ की डेडलाइन है उससे पहले एक ट्रेड एग्रीमेंट कर लें, सो दैट कि इंडिया को टाइम मिल जाए एक ट्रेड डील करने के लिए। वो एग्रीमेंट इफेक्टिव रहेगा और अमेरिका की साइड से, ताकि इंडिया पर कोई आंच नहीं आएगी कोई भी रेसिप्रोकल टैरिफ की। भारत अपने एग्री सेक्टर और डेयरी सेक्टर को ओपन नहीं करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर भारत अड़ा हुआ है, और अमेरिका चाहता है कि ओपन कर दे, सो दैट कि उनको एक मार्केट एक्सेस मिल जाए।
प्रशांत सर कैसे देख रहे हैं इस खबर को, क्योंकि हमने देखा कि भारतीय डेयरी कंपनियों का जो मार्केट है वो ऑर्गेनाइज प्लेयर में एज एन बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, और अगर हम देखें तो किसानों की आय सीधे तौर पर जुड़ी हुई है डेयरी से, फार्मिंग प्रोडक्ट से। अगर ऐसे में कुछ भी सेटबैक लगता है, छोटा मोटा भी, ज़्यादा ट्रिकी करके भी गवर्नमेंट ने कुछ कर दिया अमेरिका को खुश करने के लिए, तो कैसे रिएक्ट करेंगे? और अगर कुछ भी नहीं किया तो कैसे रिएक्ट करेंगे सारे शेयर? देखो, अगर मुझे लगता है कि अगर यूएस कंपनीज हो या यूएस के लिए हमने अगर डेयरी एज ए सेक्टर अगर खोला तो वो एक्चुअली सेक्टर के लिए बेनिफिट रहेगा। ऑब्वियसली सेंटिमेंटली थोड़ा सा नेगेटिव रहेंगे, बिकॉज अगेन इट इज बिन मेजरली फोकस्ड ऑन द एग्रीकल्चर, और जो विलेज साइड है वहां पे वो उनके इकोनॉमिक सिनेरियो में बहुत फर्क पड़ता है। बट अगेन आई थिंक इट विल ओनली डेवलप और इट विल ओनली ग्रो द इंडस्ट्री। और मुझे लगता है कि क्वालिटी के ऊपर अच्छा फोकस आएगा, मुझे लगता है कि इंडस्ट्रीज और ग्रो कर पाएंगे। तो सेंटिमेंटल नेगेटिव है, बट अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो वी हैव टू ओपन दी डोर्स फॉर एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ पर डोर ओपन हो जाएंगे और ये सारी चीज़ें खैर बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। अंशुल भाई ये बताइए कि ये कोई सा डेयरी सेक्टर, डेयरी शेयर या कोई फर्टिलाइजर शेयर आपकी रडार पर है जो आपको ठीक लग रहा है या खराब लग रहा है? तो दो चीज, आपने नैस्डैक से शुरू किया था, तो नैस्डैक में 89 डेज का कन्वेंशनल पैटर्न है अरे ऑलमोस्ट। नैस्डैक भी पकड़ कल लिया। चलो ठीक है। कल नेकलाइन पे जाके क्लोज किया है, यहाँ से लगभग 22,500 माइनस 16,500 प्लस 22,500, 28,500 का टारगेट आता है नेस्डैक में। अगर ये कन्वेंशनल पैटर्न सक्सेसफुल हुआ तो 22,500 चल रहा है, यानी 6,000 पॉइंट की लगभग चाल रहेगी। दूसरा, डेयरी सेक्टर की जो बात कर रहे हैं सर, डेयरी सेक्टर अगर खोल भी देते हैं ना तो कोई खास मेरे को नहीं लगता, अगर अनलेस वो बहुत डिस्काउंट पे माल बेचने लगे तो कोई अंतर आएगा, नहीं तो अंतर आना नहीं चाहिए। उसकी वजह बहुत फंडामेंटल मेरे को नहीं पता, लेकिन जो घर की सोच होती है औरतों की, अमूल के लिए भी अभी उनके दिमाग में एक वो रहता है, जहां जहां अमूल पहुंच गया वो अलग बात है, नहीं अमूल के लिए भी उनका रहता है कि नहीं वो जो रोज सुबह दूध देने आता है उसी का दूध ठीक है, पैकेट वाला दूध खराब है। जो अमूल 2-3 दिन में पैकेट वाला दूध आपके घर पहुंचा देता है वो औरतों को खराब लगता है, तो टेट्रा पैक वाला दूध तो फिर आप समझ ही लो कि कितनी औरतें लेना पसंद करेंगी और बच्चों को पिलाना पसंद करेंगी, क्योंकि ये दूध से ज्यादा सेंटीमेंट हो जाता है महिलाओं का कि हमको अपने बच्चों को फ्रेश चीज पिलानी है। तो उस हिसाब से अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव में मिलेगा। और जहां तक फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात है, आरसीएफ जैसे ही 161.50 के ऊपर टिके फटाफट बाई करना है, 176.40 का टारगेट खुल जाएगा। एक बार टारगेट कर चुका है 161.50 का, अब वापस उसके बाद कंसोलिडेशन चल रही है 148 161.50 के बीच में, 161.50 जैसे निकलेगा 176 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको डेयरी सेक्टर पर व्यू मिल गया है और आपको यहाँ पर व्यू मिला है पूरे ही एग्री सेक्टर पर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अमेरिका ईरान की मीटिंग नहीं होने जा रही है। अभी कल परसों तक ये बातें हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हमारी अगले हफ्ते ईरान के साथ मीटिंग होगी। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा हमारी तो कोई मीटिंग नहीं है, और ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम विचार करेंगे, देखते हैं अमेरिका से कोई मीटिंग करनी है नहीं करनी है। पिछली 5 मीटिंग तो हमारी बेकार ही रही है, उनके साथ कोई नतीजा निकला नहीं, तो इस बार भी मीटिंग करने का देखते हैं कि क्या कुछ देश हित में है या नहीं है। प्रशांत सर, अगर ये मीटिंग नहीं होती है तो जो जियोपॉलिटिकल रिस्क अराइज हुआ था अभी तक का इजराइल और ईरान के बीच में, और ईरान का ये रुख इस तरह से रहता है और ग्लोबल फ्रंट पर आता है जिसको डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अच्छे अच्छे शब्दों में पिछले 3-4 दिन से बोले जा रहे हैं, तो ये ट्रंप के लिए सेटबैक होगा। फिर क्या अमेरिका पुश करेगा इजराइल को और बोलेगा कि ठीक है लड़ते रहो आराम से? क्या ऐसा ट्रंप ने बोला भी था? सर मुझे लगता है ये दोनों लड़ाई कभी खत्म होने वाला नहीं है। आपने देखो लास्ट 2 साल से रशिया और यूक्रेन का लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। एक सिस्टमैटिक सीज फायर का जो अनाउंसमेंट किया था वो है, बट अगेन एवरी वीक कहीं ना कहीं रशिया वहां पे ड्रोन भेजता है, कहीं ना कहीं वहां पे अटैक करता है। तो ये जो इजराइल और ईरान के बीच में मुझे लगता है कि ये एक ठंडा हो सकता है, बट इंडिया के लिए ये नॉन इवेंट है, अभी अननोन इवेंट नहीं है, और अननोन कैटेगरी में ये रिस्क आता नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट्स ने इसको झेल चुका है, कंज्यूम कर चुका है। तो मुझे लगता है कि अगर ज्यादा भी वो एक्सटेंड करते तो वी आर मोर फोकस्ड ऑन फंडामेंटल्स ऑफ लोकल इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी, एफआईएस फ्लोज एंड ट्रम्प डील विद इंडिया। तो ये फोकस है इंडिया में रहेगा, और ये लड़ाई मेरे हिसाब से तो अगले 6 महीने तक चलते रहेगा। चलती रहेगी तो सर मार्केट भी कंफ्यूज ही रहेगा, लेकिन
या तो मार्केट को ट्रेड डील का फ्यूल मिले या फिर जियोपॉलिटिकल रिस्क की शांति मिले, तो मार्केट शायद सेटल हो पाएगा। अंशुल भाई ये बताइए, ये जो जो जियोपॉलिटिकल रिस्क से जुड़े हुए शेयर हैं, जैसे डिफेंस शेयर हो गए या शिपिंग शेयर हो गए, जिनमें कि हमने देखा था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज वाली बात आई थी कि वहाँ पर बंद हो जाएगा तो क्रूड ऑयल का आवाजाही बंद हो जाएगी, तो शिपिंग रेट्स बढ़ गए थे, या क्रूड ऑयल से जुड़ा हुआ शेयर, इनमें से कोई कहीं पर चार्ट बन रहा है कि हाँ ठीक है गिरावट आ गई, बॉटम फिशिंग कर लें, या तेजी आएगी, तेजी आ गई पिछले 3 दिन में तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लें, कोई है ऐसा? लगता नहीं सर, जीआरएससी भी अपने सपोर्ट जोन पे जाके बैठा है 2814 के, अगर टूटता है तो बड़ी डाउन साइड खुलेगी। और एचएएल बीडीएल भी अपने स्विंग सपोर्ट के नीचे ही ऑलमोस्ट आगे क्लोज कर रहे हैं। 4779 एचएएल में टूटा तो वो भी खराब हो जाएगा। बीडीएल में भी दिक्कत ही समझ में आ रही है, 1820 के नीचे क्लोज किया तो इसमें भी करेक्शन आ जाएगा। अच्छी न्यूज है, सब ऑलमोस्ट निकल चुकी हैं, अब यहाँ से नए कोई ट्रिगर ऐसे दिख नहीं रहे हैं मेरे को, तो और चार्ट भी मेरे को बहुत अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं अवॉइड करके चलूँ। विवेक जी, ऐसा है कि वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मस का जो बंद करने का जो उन्होंने धमकी दिया था वो होने वाला है नहीं है, बिकॉज मेजोरिटी जो रिस्क है मुझे लगता है कि वो चाइना को ही होने वाला है, तो इट वाज ओनली ए धमकी, इट दे कैन नॉट स्टॉप। और देखो क्रूड ने भी इमीडिएटली वो एक स्पाइक दिया था, फिर देन पता चल गया कि ये तो बंद होने वाला है नहीं है, एंड देन इट हैज कम डाउन टू 65 68 लेवल्स। सो मुझे लगता है ईरान जो है वो सिर्फ डायलॉगबाजी करेगा, दे कैन नॉट डू बिग थिंग्स राइट नाउ टू मैनेज दिस वर्ल्ड। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अगला जो सेक्टर है सर, फर्टिलाइज़र सेक्टर, यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि चीन ने कल भारत की फर्टिलाइज़र सप्लाई रोक दी है। भारत करीब 6 लाख टन स्पेशल फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करता है और उसमें 80% ऑफ द प्रोडक्ट जो होते हैं वो चाइना से ही इंपोर्ट होते हैं। सर कैसे देखें इस खबर को? प्रशांत सर, फर्टिलाइज़र सेक्टर पर कल हमने देखा था कि फैक्ट वगैरह काउंटर ये बीच में टूटते हुए नज़र आए थे, लेकिन ये क्या लॉन्ग टर्म नेगेटिव है या ये केवल शॉर्ट टर्म ब्लिप था जो आया और चला जाएगा? देखो शॉर्ट टर्म ब्लिप ही है, मुझे लगता है कि आगे जाके ये अपॉर्चुनिटी में टर्न आउट हो सकता है। जिस तरीके से अगर चाइना के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रहेंगे इंपोर्ट के लिए, मोदी जी एक्सपर्ट हैं, जब भी ऐसे कोई लोकल कंपनीज या लोकल इंडस्ट्री को उसको एफेक्ट करते हैं तो मोदी जी उसके लिए कोई नया स्कीम चालू करते हैं, जहाँ पे जो करंट जो फर्टिलाइजर कंपनी है उनको वो बढ़ावा देते हैं कि ये जो इंपोर्ट है उसको रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, क्या कैपेसिटीज बना सकते हो या इंपोर्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म ब्लिप ही है, और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ये इंडिया के लिए कुछ तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा। और जो कल का जो नेगेटिविटी मिली थी वो वाज वन टाइम अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है कि आज की तारीख में फंडामेंटली अगर किसी को देखना है तो जीएसएफसी और चंबल फर्टिलाइजर्स, ये दोनों फंडामेंटली वैल्यूएशन बेस पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है अंशुल भाई, आपको कोई फर्टिलाइजर शेयर? आरसीएफ आरसीएफ आरसीएफ, ठीक है, तो आरसीएफ अच्छा लग रहा है। आरसीएफ अच्छा लग रहा है। दीपक फर्टिलाइजर थोड़ा बेस से दूर है, थोड़ा और कंसोलिडेशन कर ले तब चलेगा। अभी फिलहाल आरसीएफ 161.50 निकले तो इसमें बढ़िया तेजी डेवलप होना स्टार्ट हो। दूसरा मद्रास फर्टिलाइजर एक बार चेक कर लेते हैं। मद्रास फर्टिलाइजर नहीं, हाँ मद्रास फर्टिलाइजर में भी 95 निकलता है तो एक बार 105 रुपए तक की मोमेंटम बनेगी। एनएफएल भी मतलब सेटअप हो रहा है सारे में, सबसे पहले आरसीएफ ही चलेगा। मद्रास और एनएफएल भी ठीक लग रहा है, बट अगर चलेगा तो सबसे पहले आरसीएफ चलेगा और उसके पीछे पीछे बाकी चलेंगे, तो थोड़ा सा रुकना चाहिए। आरसीएफ 161.50 निकले तब सब स्टॉक्स में मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा। अगली खबर लेते हैं। जून में ऑटो सेक्टर बिक्री को झटका लग सकता है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियों की बिक्री में डी ग्रोथ का ही अनुमान लगाया जा रहा है। एक बार देख लेते हैं ज़्यादातर कंपनियों की जो बिक्री आने वाली है वो किस तरह की आने वाली है। सोर्स है वाहन, जहां पर की जो डी ग्रोथ है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 24% की डी ग्रोथ हीरो मोटोकॉर्प की सेल्स में आ सकती है YOY बेसिस पर, 40% की ग्रोथ मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। टीवीएस में थोड़ा कम डेंट लगेगा, बजाज ऑटो में भी डेंट उसी तरह का है, ओला इलेक्ट्रिक में भी डेंट है। एथर में करीब पॉजिटिव साइड रहेगी YOY, लेकिन मंथ ऑन मंथ पर करीब 17% का डेंट लगेगा। मारुति, M&M की जो कार सेगमेंट है और टाटा मोटर का जो कार सेगमेंट है, सभी में डेंट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशांत सर कैसे देख रहे हैं ये ऑटो सेक्टर के डेटा क्यों ख़राब हो रहे हैं? ये टैरिफ की वजह से या कोई और वजह भी है? डोमेस्टिक डिमांड इतनी कम क्यों हो गई है? दूसरा,
कि कौन से काउंटर है जो कि आपकी रडार पर है ऑन द पॉजिटिव साइड और ऑन द नेगेटिव साइड? I think ये जो नंबर है दिस कैन नॉट बी वेरी मच बैड इन दी रियल नंबर्स, एक्चुअल नंबर्स में इतना बैड तो खराब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर इतने खराब है तो प्राइस में मुझे लगता है कि ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुके हैं। एंड टुडे मॉर्निंग ओनली वी वर आइडेंटिफाइंग टाटा मोटर्स एज अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है कि जो स्टॉक में लास्ट 4 दिनों से जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है, तो टाटा मोटर्स कैन बी बेटर पिक फॉर अस ऑन अ ट्रेडिंग बेसिस। ऑलमोस्ट 689 के आसपास से भी चल रहा है और 700 720 तक मुझे लगता है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी टाटा मोटर्स में लगना चाहिए। बाकी जो स्टॉक्स हैं मुझे लगता है ईवी जो टू व्हीलर्स हैं, एथर और ओला, उनको थोड़ा सा टोटली अवॉइड ही करना चाहिए। टीवीएस कैन आल्सो बी बेटर अपॉर्चुनिटी इन द टू व्हीलर सेगमेंट, और फोर व्हीलर्स में मैं टाटा मोटर्स पे जा सकता हूँ। अंशुल भाई, आपको कोई शेयर लग रहा है जो कि नीचे आए या नीचे आया हुआ है उसको खरीदारी कर लें ऑटो सेक्टर में? सर मेरा पसंदीदा तो सबसे पहले ओला ही है, 10 रुपए आ रहा है। इसके बाद फिर टीवीएस मोटर समझ में आता है, यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट है, ऑल टाइम हाई आराम से निकल जाए, बल्कि ऑल टाइम हाई आ ही गया है क्या? 2945। हाँ, नया ऑल टाइम हाई एडजस्टेड बेसिस पे, डिविडेंड एडजस्ट बेसिस पे नया ऑल टाइम हाई ऑलरेडी लग चुका है। 2945 का था, 2950 हो चुका है। बट एक्सटेंशन मिलेगा, 3200 रुपए तक जाना है स्टॉक को, तो स्टॉक को लेके चल सकते हैं। अभी नियर अबाउट ब्रेकआउट के ही आसपास है, थोड़ा सा रुक के थक के वापस चल जाएगा, 3200 रुपए जाएगा। टाटा मोटर ठीक लग रहा है, ऊपर 810 रुपए तक का टारगेट आ सकता है एक बार के लिए। टाटा मोटर जाके जो प्रशांत भाई ने लेवल बताया 730 का, वो पहले ब्रेकआउट पॉइंट था, तो अब वो एक छोटा सा रेजिस्टेंस बन जाएगा। बट 730 जैसे ही निकलेगा 810 रुपए की तरफ ये बढ़ जाएगा। मेरे को अभी भी सबसे ज्यादा पसंद टीवीएस मोटर ही है, ऑल टाइम हाई लग ही चुका है जो पहले हम बात कर ही रहे थे। अब यहाँ से 3200 तक जाएगा। दूसरा टाटा मोटर्स अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो टाटा मोटर्स अच्छा लग रहा है और टीवीएस मोटर अच्छा लग रहा है। हालांकि आज हम टाटा मोटर पर थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे कि क्यों इसमें थोड़ा रेंज में फंसा हुआ शेयर है और क्या कुछ इसमें डीप बातें चल रही हैं। लेकिन प्रशांत सर, एक चीज़ बताइए, ये जितना भी अब मिड कैप स्मॉल कैप की रैली अब शुरू हुई है, क्योंकि एफआईज आ जाते हैं तो एफआईज का जो प्रेशर होता है इंडेक्स वाला, वो सारा एफआईज पर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वो तो बड़े शेयरों को ज़्यादा देखते हैं। डीआईज अक्सर छोटे शेयर मिड कैप स्मॉल कैप पर स्विच होना शुरू हो जाते हैं। सर, कौन से मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी को अभी वॉच रखना चाहिए या अभी भी नहीं रखना चाहिए? कौन से शेयर होंगे सर? तो फोकस तो एनबीएफसी की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप जहाँ पे आते हैं वहां पे ही फोकस करना चाहिए। जियो फाइनेंशियल्स मुझे लगता है कि बहुत अग्रेसिव मोमेंटम आ सकता है। और फाइनेंशियल्स में और कुछ स्टॉक्स है, 1 मिनट। चोलामंडलम फाइनेंस मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे, और गोल्ड फाइनेंस कंपनीज भी मुझे अच्छा लगता है। जिस तरीके से आरबीआई ने लास्ट 2-3 महीनों से जो लिक्विडिटी पुश किया है, मुझे लगता है कि Q1 अर्निंग्स Q2 अर्निंग्स में एनबीएफसी फोकस्ड स्टॉक जो होते हैं वो बहुत अग्रेसिव मोमेंटम आएंगे, उनके क्रेडिट ग्रोथ बढ़ जाएगा, उनका निम मार्जिन बढ़ जाएंगे। तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि ये एनबीएफसी सेक्टर को ही अग्रेसिवली फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो एनबीएफसी सेक्टर को फोकस करना चाहिए। अंशुल भाई, आप भी मिड कैप स्मॉल कैप को काफ़ी क्लोजली देखते हैं। कोई मिड कैप शेयर आ रहा है आपकी रडार पर जो नया शेयर हो? सर, वो पुराने वाले नहीं, वो 5-6 शेयर तो अभी बात हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे दर्शक सवाल लेकर बैठे हैं उन पर। सर एमएफएसएल बीच में जो अपन 1280 पे ब्रेकआउट आइडेंटिफाई किए थे, अब लगभग लंबा खींच चुका है, तो एमएफएसएल तो नहीं ठीक लग रहा है, अब प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। बट जो प्रशांत भाई बताए हैं, ये दोनों स्टॉक ठीक लग रहे हैं। गोल्ड फाइनेंस में हमने मुथूट में बड़ा ब्रेकआउट खेला, मन्नापुरम बचा हुआ है, थोड़ा सा भी और अपसाइड है यहाँ पे। तो अभी फिलहाल के लिए एकदम इमीडिएट बेसिस पे खरीदना है तो मन्नापुरम ठीक लग रहा है। अच्छा, डिस्पाइट द फैक्ट प्रशांत सर कि गोल्ड की कीमतें थोड़ा नीचे आ रही हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क थोड़ा शांत हुआ है, तो मतलब रुक के तो नहीं चलेगा? नहीं, मुझे लगता है कि गोल्ड फाइनेंस के गोल्ड के प्राइसेस जो है वो नीचे नहीं आएंगे, स्टेबलाइज रहेंगे यहाँ पे। और जियोपॉलिटिकल टेंशन का जो रिस्क है वो हर 3 महीने में चलते रहेगा। तो आई डोंट थिंक बिग फॉल इन द गोल्ड प्राइसेस, बट अगर ये स्टेबल रहेगा तो गोल्ड फाइनेंस कंपनी के लिए अच्छा है। ठीक है प्रशांत सर, आपके एज एन हाउस अभी कौन से स्टॉक्स हैं जो आपने अभी क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हैं हाल फिलहाल में? 1-2 दिन के अंदर हमने किया है, लेमन ट्री किया है रिकमेंडेशन में, हमने टाटा मोटर्स किया है रिकमेंडेशन के लिए, यूपीएल भी किया है रिसेंटली जो मॉर्निंग कॉल में हमने जो डिस्कस किए थे, और ई पैक सर्विसेज जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल जो स्टॉक है वो भी फोकस कर रहे हैं। तो ये 4 स्टॉक अपने डेस्क पे हैं जो चारों ऑलमोस्ट मिड कैप स्मॉल कैप पे आते हैं। लेमन ट्री किया है,
और ईपैक ड्यूरेबल किया है, और टाटा मोटर्स, और सर चौथा कौन सा बता? यूपीएल। यूपीएल ना? यस यूनाइटेड फॉस्फोरस वाला। यस 642 के आसपास। ओके 642। सर इन सभी में कितना अपसाइड लेकर चल रहे हैं आप? देखो चारों स्टॉक में मुझे यहाँ से 5 से 10 पेमेंट मोमेंटम आना चाहिए एटलीस्ट Q1 के अर्निंग्स के फोकस पे। इट वुड बी 45 डेज पोजिशनल कॉल। ओके सर, क्या कुछ कारण है, मतलब एक एक का अगर थोड़ा सा एक एक लाइन, दो दो लाइन बता दें सभी शेयरों पर कि क्यों इसको पिक किया है, फंडामेंटल या टेक्निकल, वॉटेवर जो भी आपके पास हो। अपना फोकस हाई फंडामेंटल पे होता है, बट टेक्निकल को उसको हम मर्ज करते हैं कि जहाँ पे अपने को अच्छे लेवल्स हो जाए बाइंग करने के लिए। Q1 अर्निंग्स अपना फोकस रहेगा। वी एक्सपेक्ट कि Q1 अर्निंग से चारों कंपनी में अच्छे डिलीवर्स आ सकते हैं। ईपैक ड्यूरेबल टेक्निकल टर्म्स पे बॉटम आउट हो चुका है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सेल्स हुए हैं और वो नंबर्स यहाँ पे मुझे फोकस आएंगे ईपैक में, तो ग्रो इन दी प्रॉफिट मार्जिन्स आर एक्सपेक्टेड, तो ईपैक ड्यूरेबल्स विल बी हाई। टाटा मोटर्स में जो रिस्क था अबाउट द रेयर मैग्नेट, मुझे लगता है कि जिस तरीके से 2 दिन पहले मैनेजमेंट ने डिक्लेयर किया था वी आर नॉट इन पैनिक सिचुएशन, और अपने लिए कोई 90 डेज तक तो कोई रेयर मैग्नेट के ऊपर कोई इशू नहीं है। और मुझे लगता है कि जो डोमेस्टिक टाटा मोटर्स को जो सेल्स है वो अच्छे खासे हुए हैं, तो यहाँ से 700-720 तक ये मोमेंटम आना चाहिए। वो टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है और फंडामेंटल भी न्यूज है। और यूबीएल अगेन टोटली एक यूपीएल जो है वो टोटल टेक्निकल बेस पे है। मुझे लगता है यहाँ से मोमेंटम एटलीस्ट 40-50 रुपए आना चाहिए, विच इज लाइक 6% to 8% फॉर अगेन Q1 अर्निंग्स के फोकस पे। ठीक है, तो ये कुछ एक काउंटर सर ने बताया कि क्यों खरीदने हैं और कितने अपसाइड के लिए खरीदने और यहाँ पर ही खरीदने हैं। ये सारे काउंटर सर ने बता दिए कि अगले ये शॉर्ट टर्म के लिए। सर ये 1-2 महीने के लिए रिजल्ट तक ही रख रहे हैं ना ये? यस 45 डेज रहे यहाँ पे, यहाँ से बस 45 डेज। तो इससे बढ़िया कॉल क्या मिलेगी आपको कि 15 केवल 1.5 महीने के लिए, जो लोग काफ़ी सवाल पूछते हैं उनके लिए एक लाइन में उत्तर मिल गया। प्रशांत सर आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी।